हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्रवीण। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कूलम्ब्स लॉ के बारे में जाना और उसको फॉर्मुलेट किया। कूलम्ब्स लॉ जो हम लोगों को मिला एसआई यूनिट में, क्या है कूलम्ब फोर्स? इट इज 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R स्क्वायर है ना। ये फॉर्मूला एसआई यूनिट्स में और एयर, वैक्यूम और फ्री स्पेस के लिए एप्लीकेबल है। लेकिन इस फॉर्मूले में हम लोगों ने एक बात जानी कि अगर ये Q1 और Q2 का प्रोडक्ट पॉजिटिव है, यानी ये तब होगा जब दोनों चार्जेस क्या होंगे, लाइक होंगे। और अगर लाइक चार्जेस है तो फोर्स कैसा होगा, पॉजिटिव आएगा। ये पॉजिटिव फोर्स का यहां मतलब है रिपल्सन। और अगर अनलाइक चार्जेस हुआ तो Q1 Q2 का प्रोडक्ट नेगेटिव होगा और हम फोर्स को भी नेगेटिव कहें, और इसका मतलब हो गया अट्रैक्शन। और दूसरी बात हम लोगों ने देखा कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, है ना। ये कहलाता है इनवर्स स्क्वायर लॉ, जैसा हम लोगों ने ग्रेविटेशन में देखा था। अगर यहां पर हम लोग कूलम्ब फोर्स वर्सेस पोजीशन का ग्राफ अगर हम लोग ड्रॉ करें तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, है ना। ये क्यूबिक हाइपरबोला है। है ना, फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अगर चार्जेस का प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव फोर्स, अगर चार्जेस का प्रोडक्ट नेगेटिव है तो नेगेटिव फोर्स। लेकिन हम जानते हैं कि ये जो फोर्स है ये तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम लोग इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं, है ना। तो देखें कि कूलम्ब्स लॉ को हम लोग वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। लेकिन इसको करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि जो दो पोजीशन वेक्टर है, दो पॉइंट का, है ना, उसके बारे में इंफॉर्मेशन। यहां पोजीशन वेक्टर R1, यहां पोजीशन वेक्टर R2। अगर यहां से यहां हम लोग मिलाएं इस वेक्टर को क्या कहेंगे, तो पार्टिकल 1 के पोजीशन पर बैठ करके पार्टिकल 2 का पोजीशन देख रहे हैं, ये कहलाएगा R21 वेक्टर, यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल 2 विथ रिस्पेक्ट टू पार्टिकल 1, एंड इट इज R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, है ना। यह ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन को ओबे कर रहा है। या फिर हम लोग ऐसा देखें कि ये R1 पोजीशन वेक्टर, ये R2 पोजीशन वेक्टर, और यहां से हम लोग इस तरफ आए, ये वेक्टर क्या होगा, तो ये वेक्टर पार्टिकल 2 पर बैठ करके पार्टिकल 1 का पोजीशन वेक्टर देख रहे हैं, सो इट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, एंड इट इज R1 माइनस R2। यह भी ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन को ओबे करता है। अगर ये चीज हम जानते हैं तो यहां पर हम लोग बड़े आसानी से कह सकते हैं कि यहां पर R21 का मैग्नीट्यूड R12 के मैग्नीट्यूड के बराबर है, और R21 का डायरेक्शन यूनिट वेक्टर
R12 के यूनिट वेक्टर के अपोजिट है ना। ये हम लोग बड़े आसानी से कह सकते हैं। अब देखो मैं इस फोर्स को कैसे रिप्रेजेंट करूंगा वेक्टर फॉर्म। यहां पर हम लोगों ने कोऑर्डिनेट सिस्टम में दो पार्टिकल ले लिया, एक ये और एक ये। यह पार्टिकल Q1 और यह पार्टिकल Q2, और हम लोग अभी ले रहे हैं लाइक चार्जेस। लाइक चार्जेस का मतलब अगर Q1 पॉजिटिव तो Q2 भी पॉजिटिव, Q1 नेगेटिव तो Q2 भी नेगेटिव। और इसका पोजीशन वेक्टर ये हो गया R1 और Q2 का पोजीशन वेक्टर हो गया R2। अब हमें पता है कि ये जो फोर्सेस लगेंगे Q1 और Q2 पर, कूलम्ब फोर्स, वह इस दोनों ही चार्ज को जोड़ने वाले लाइन के अलोंग लगेगा, है ना, क्योंकि ये सेंट्रल फोर्स है। अब लाइक चार्जेस में रिपल्सिव फोर्स होता है, रिपल्सन होता है, यानी Q1 को Q2 अपने से अवे धकेलेगा, ये हो गया, और Q2 को Q1 अपने से अवे फोर्स लगाएगा। दिस इज फोर्स ऑन पार्टिकल 1 ड्यू टू 2 एंड दिस इज फोर्स ऑन पार्टिकल 2 ड्यू टू 1। अब इस फोर्सेस को हम कैसे रिप्रेजेंट करें, ध्यान देना यहां पर। यहां पर हम लोग डायरेक्शंस देख चुके हैं। अगर हम इस डायरेक्शन में आए, R1 से R2 के हेड के तरफ आए, तो वेक्टर होता है R21, यानी ये जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है R21 का यूनिट वेक्टर। और R2 से R1 के हेड के तरफ अगर गए, तो ये जो यूनिट वेक्टर होगा इस डायरेक्शन में, ये हो जाएगा R12 कैप, है ना। यानी यहां पर फोर्स 12 R12 के डायरेक्शन में है, और फोर्स ऑन 21 यानी फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 R21 के डायरेक्शन में है। यहां पर अगर मैं इस फोर्स को लिखना चाहूं, क्या कि फोर्स ऑन पार्टिकल 1 ड्यू टू पार्टिकल 2, इस फोर्स को लिख रहे हैं, तो सबसे पहले लिखेंगे मैग्नीट्यूड 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R12 का स्क्वायर, यहां 12 यहां भी 12, और यूनिट वेक्टर 12 के डायरेक्शन में है, इसीलिए यूनिट वेक्टर 12 लिख दिया। ये मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहा है और ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है ना। ये हो गया मैग्नीट्यूड और ये हो गया डायरेक्शन, है ना, यूनिट वेक्टर। और अगर हम इसी तरह से F21 को रिप्रेजेंट करना चाहें तो क्या लिखेंगे, इन द सेम वे हम यहां लिखेंगे 1/4πε0 मैग्नीट्यूड Q1 Q2 बाय R21 का स्क्वायर। ये मैग्नीट्यूड हो गया और R21 यूनिट वेक्टर हो गया, डायरेक्शन। ये मैग्नीट्यूड और ये डायरेक्शन, है ना। ये तो था जब लाइक चार्जेस था तब। अगर यहां पर हम लोग अनलाइक चार्जेस की बात करें तो क्या होगा, अनलाइक चार्जेस के केस में हम बड़े आसानी से कह सकते हैं, जैसे लाइक में कहा था, ये Q1 है, ये Q2 है, ये पोजीशन वेक्टर R1 Q1 का, और Q2 का पोजीशन वेक्टर R2, और फोर्स जो होगा इन्हीं चार्जेस को जोड़ने वाले लाइन के लॉन्ग होगा। तो यहां अनलाइक चार्जेस है, मतलब Q1 अगर पॉजिटिव है तो Q2 नेगेटिव है, Q1 अगर नेगेटिव है तो Q2 पॉजिटिव है। तो Q1 पर जो फोर्स लगेगा Q2 के कारण, वो कौन सा फोर्स होगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा, यानी Q2 अपनी तरफ खींच रहा होगा, और Q2 को Q1 अपनी तरफ खींच रहा होगा, सो दिस इज अट्रैक्टिव फोर्स। यह फोर्स हुआ फोर्स ऑन पार्टिकल 1 ड्यू टू 2, और यह फोर्स हो गया फोर्स ऑन पार्टिकल 2 ड्यू टू 1।
अब यहां देखो ये जो डायरेक्शन है ये किस यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन में है, ये इस डायरेक्शन में कौन सा यूनिट वेक्टर है, r21 कैप, और यह फोर्स किस यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन में है, r12 कैप के डायरेक्शन में। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह थी कि यहां जब मैंने 12 लिखा तो यहां भी 12 लिखा, यहां भी 12 लिखा, यहां जब 21 दिया तो यहां भी 21, यहां भी 21 दिया। तो सेम वे अगर हम लोग इसमें ये चीज लिखना चाहें तो हम लिखेंगे फोर्स ऑन पार्टिकल 1 ड्यू टू 2 इट इज 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 by r12 का स्क्वायर, और यहां पर हम लिखना चाहते हैं r12 कैप, लेकिन यहां पर F12 फोर्स यानी फोर्स ऑन पार्टिकल 1 ड्यू टू 2 किस यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन में है, r21 के डायरेक्शन में, लेकिन हम लिखना चाह रहे हैं r12 के डायरेक्शन में, और हमने निकाला था r12 का कैप और r21 के कैप, मैग्नीट्यूड तो सेम है बट डायरेक्शन अपोजिट है। सो अगर हम r12 लिखना चाहें तो हमें यहां माइनस लगाना होगा, उस माइनस को हम इधर शिफ्ट कर रहे हैं, सो हियर माइनस। सेम वे यहां पर F21 अगर मैं लिखूं तो मैं यहां लिखना चाहूंगा 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 by, यहां 21 तो यहां पर भी मैं 21 लिख रहा हूं, 21 का स्क्वायर, और यहां भी मैं लिखना चाहता हूं 21 का कैप, है ना, ताकि हमें लिखने में सहूलियत हो। तो यहां पर फिर वही प्रॉब्लम आ गया कि फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 r12 के डायरेक्शन में है, जबकि मैं 21 लिखना चाह रहा हूं, तो यहां से हम लोग को क्या लिखना चाहिए, नेगेटिव साइन लिखना चाहिए। अब देखो ये लिखना बहुत आसान हो गया है ना, कि जब चार्जेस का प्रोडक्ट यहां पर पॉजिटिव आया लाइक चार्जेस में, है ना, तो फोर्स को भी यहां वेक्टर फॉर्म में पॉजिटिव रिप्रेजेंट किया गया है, और यहां पर जब अनलाइक चार्जेस आया तो चार्जेस का प्रोडक्ट नेगेटिव हो गया, तो फोर्स भी नेगेटिव आ गया, है ना। So in this way we can write Coulomb's law in vector form or Coulomb force in vector form, है ना। अब हम लोग बात करेंगे कूलम्ब के फीचर्स पर, कूलम्ब लॉ के फीचर्स पर, क्या फीचर्स है, क्या लिमिटेशन है, ये सब थोड़ा सा थ्योरेटिकल आइडिया जरूरी होता है जानना। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लिमिटेशंस की। कूलम्ब्स लॉ का क्या लिमिटेशन है ना। तो सबसे पहली बात तो यह है कि कूलम्ब ने जो लॉ दिया था उसमें उन्होंने पॉइंट चार्जेस की बात की थी, तो इट इज एप्लीकेबल फॉर स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस, है ना। लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता है कि चार्जेस स्टेशनरी नहीं होते हैं, तो कहेगा कि उनके बीच जो रिले कम से कम एक या तो रेस्ट में हो, है ना, एटलीस्ट one of the charges is at rest। अगर ऐसा भी नहीं हुआ, अगर दोनों मोशन में है, तो कहता है कि उनके बीच जो रिलेटिव मोशन होगा, रिलेटिव वेलोसिटी होगा, वो स्मॉल होना चाहिए, है ना। तो रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन चार्जेस क्या होने चाहिए, स्मॉल होने चाहिए। स्मॉल होने चाहिए मतलब जो रिलेटिव वेलोसिटी होगा वो स्पीड ऑफ लाइट से बहुत कम होना चाहिए, क्योंकि अगर कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट हो गया तो रिलेटिविस्टिक इफेक्ट्स एक्शन में आ जाएगा, और वो हमारे सिलेबस में नहीं है।
यानी हम लोग स्लो मूविंग चार्जेस की बात कर सकते हैं। अब कह रहा है कि पॉइंट चार्जेस अगर ना हो, है ना, तो अगर पॉइंट चार्जेस हो तो अच्छी बात है, ना हो, है ना, तो स्फेरिकली सिमेट्रिक, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी एप्लीकेबल हो जाता है। अब ये स्फेरिकली सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब हो गया? तो इसका मतलब हो जाता है कि चार्ज किसी स्फेयर पर फैला हुआ हो, है ना, और स्फेयर के सरफेस पर फैला हुआ हो यूनिफॉर्मली, यानी सिग्मा क्या हो? कांस्टेंट हो, या चार्ज पूरे वॉल्यूम में फैला हुआ हो, इंटायर वॉल्यूम में चार्ज फैला हुआ हो, है ना, तो डेंसिटी क्या हो? कांस्टेंट हो, या चार्ज पूरे स्फेयर में फैला हुआ हो लेकिन रेडियली सिमेट्री हो, यानी रो जो वो फंक्शन हो आर का, जैसे जैसे हम बाहर की तरफ जा रहे हैं ये डेंसिटी बदल तो रहा है लेकिन रेडियली बदल रहा है। इन ऑल दिस सिचुएशंस कूलम्स लॉ इज एप्लीकेबल। तो इस सब का इफेक्ट क्या होता है? इस सब का इफेक्ट एक ही होता है ना, कि टोटल चार्ज एट सेंटर ऑफ स्फेरिकल शेल और स्फेयर, है ना। तो इसका इफेक्ट क्या हो गया कि ये पूरा का पूरा एक पॉइंट पर सिमट गया। इसका टोटल इफेक्ट क्या है? सारा चार्ज मानो उसके सेंटर पर सिमट के आ गया, तो ये पॉइंट चार्ज बिहेवियर हो जाता है। दैट्स व्हाई इट इज एप्लीकेबल। दूसरी बात यह है कि ये एक लॉन्ग रेंज फोर्स है ना। लॉन्ग रेंज फोर्स होने का मतलब है कि ये काफी छोटे डिस्टेंस पर भी एप्लीकेबल है और काफी बड़े डिस्टेंस पर भी एप्लीकेबल है ना। सो इट हैज बीन ऑब्जर्व कि आर का जो साइज है, कम से कम साइज वो न्यूक्लियर साइज है ना? और आर मैक्स जो है दैट टेंड्स टू इंफिनिटी, दैट इज वेरी लार्ज, है ना। Experimentally, it has been observed that the Coulombic force acts up to किलोमीटर ऑर्डर्स, है ना। तो इसलिए ये काफी लंबा रेंज का फोर्स है ना। अब हम लोग बात करते हैं कि आखिर इसके क्या फीचर्स हैं, है ना। चलो फीचर्स ऑफ कूलम्स लॉ। सबसे पहले तो हम लोग ये बात करेंगे कि ये इनवर्स स्क्वायर लॉ है ना। फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, सो इट इज इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ फोर्स। सेकेंड इज कि इट इज सेंट्रल फोर्स। हम लोग बार बार इस बात को कह रहे हैं, फोर्स इज एक्टिंग अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस। चार्जेस को जोड़ने वाले लाइन के अलोंग लगता है ना फोर्स, है ना। इसीलिए इसको हम लोग सेंट्रल फोर्स कहते हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ, है ना, कि लाइन ऑफ चार्जेस पैरेलल है लाइन ऑफ फोर्स के, इसीलिए ये सेंट्रल नेचर फोर्स है।
और सेंट्रल नेचर फोर्स की खासियत होती है कि ये कॉन्जर्वेटिव होता है। तो ये एक कंजर्वेटिव फोर्स है। तुमने पढ़ा होगा 11th में कॉन्जर्वेटिव फोर्सेस के बारे में कि कॉन्जर्वेटिव फोर्स क्या है, ऐसे फोर्स जिसके वर्क डन पाथ से इंडिपेंडेंट हो जाता है ना। तो वर्क डन इज पाथ इंडिपेंडेंट, या हम ऐसे कहें कि वर्क डन इन क्लोज्ड पाथ क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, है ना। तो वर्क डन पाथ इंडिपेंडेंट होगा या क्लोज पाथ का वर्क डन जीरो हो जाएगा। और क्या कि ये जो फोर्स है यह मीडियम डिपेंडेंट होता है ना, यानी डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन इंटरवेनिंग मीडियम। हम लोग पिछले क्लास में इसका डिस्कशन किए थे, तो ये जानना हो तो तुम इसका पहला लेक्चर देख सकते हो कूलम्स लॉ का। हमने बताया कि जब चार्जेस को हमने एयर में रखा है किसी फिक्स सेपरेशन पर, उसी चार्ज सिस्टम को किसी मीडियम में अगर डाल दें तो फोर्स ऑफ इंटरएक्शन मीडियम के साथ भी आ जाता है और रिजल्टेंट फोर्स बदल जाता है। सो दिस इज लाइक दिस, मीडियम में फोर्स, एयर में फोर्स डिवाइडेड बाय के क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। सो इट डिपेंड्स अपॉन द इंटरवेनिंग मीडियम। हालांकि चार्जेस के आपस का इंटरेक्शन चेंज नहीं होता है, बट मीडियम भी इफेक्ट डाल देता है। और क्या, यहां पर चूंकि इनवर्स स्क्वायर लॉ को ये ओबे करता है, तो एक शेल थ्योरम है जिसे एप्लीकेबल यहां पर होना होगा। शेल थ्योरम इज एप्लीकेबल। जितने भी इनवर्स स्क्वायर लॉ है सब में शेल थ्योरम एप्लीकेबल है। ग्रेविटेशन में भी शेल थ्योरम एप्लीकेबल है। हम लोग बाद में इसे डिस्कस करेंगे कि क्या इसके मतलब है। और यहां पर दो प्रिंसिपल्स काम में आता है, दो प्रिंसिपल्स इसके लिए वैलिड है। एक है प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस और दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। Principle of physical independence and principle of superpositions are valid, है ना। So these are the features of Coulomb's law. अब हम बात करें कि ये शेल थ्योरम क्या है और प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस क्या है और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है। बाकी तो हमने डिस्क्राइब कर दिया। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं शेल थ्योरम क्या है। शेल थ्योरम कहता है सबसे पहली बात कि अगर मान लो चार्ज किसी शेल के ऊपर में, स्फेरिकल शेल है और इसके ऊपर में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली, यानी सिग्मा अगर क्या है, कांस्टेंट है, तो किसी ऑड साइड पॉइंट के लिए इसका बिहेवियर क्या होगा कि टोटल चार्ज मान लो कंसंट्रेटेड है इसके सेंटर पर। तो फॉर ऑड साइड पॉइंट टोटल चार्ज is supposed to be concentrated
concentrated at center of spherical shell, लेकिन इनसाइड पॉइंट के लिए कोई चार्ज नहीं. फॉर इनसाइड पॉइंट it behaves like no charge. सिग्मा कांस्टेंट है यानी यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड. और अगर मान लो यहां पर चार्ज पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, स्फेयर है, यानी रो अगर कांस्टेंट है या रो रेडियली सिमेट्रिक है, इस दोनों स्थिति में अगर हम केवल ऑड साइड पॉइंट चेक करें तो ऑड साइड पॉइंट के लिए क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज एट सेंटर ऑफ द स्फीयर. ये बिहेवियर है इसका, है ना. इसका टोटल चार्ज ले लो और इसके सेंटर पे आ जाओ, है ना. तो टोटल चार्ज सेंटर पर होगा ऐसा, यानी पॉइंट चार्ज बिहेवियर हो जाता है. तो ये स्फेरिकल सिमेट्री के केस में या स्फेरिकल शेल के केस में जब यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो तो दिस सेल थ्योरम्स आर एप्लीकेबल. दूसरा कहता है कि प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस क्या है. तो प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस मतलब कि जब दो चार्ज पार्टिकल का इंटरेक्शन देख रहे हैं और कोई और चार्ज नहीं है स्पेस में, तब जितना एक पर फोर्स लग रहा है किसी एक पर, तीसरा चार्ज आ भी जाए तो दूसरे के कारण उस पहले पर जो फोर्स लग रहा है वह चेंज नहीं होगा. ध्यान देना, मान लो कि ए पर बी के कारण फोर्स लग रहा था 20 न्यूटन का, अब सी भी आ गया कोई चार्ज पार्टिकल, तो बी का फोर्स ए पे चेंज नहीं करेगा, वो अभी भी 20 न्यूटन ही लगेगा. हाँ, ये अलग बात है कि सी भी ए पे फोर्स लगाएगा और ए का नेट फोर्स चेंज कर जाएगा, लेकिन बी का इफेक्ट चेंज नहीं करेगा. कहने का ये मतलब है ना, कि फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस is independent of presence or absence of third charge particle, है ना. किसी तीसरे चार्ज पार्टिकल के होने या न होने से किसी दो चार्ज पार्टिकल के बीच लगने वाला फोर्स चेंज नहीं करेगा. दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस. और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है, ये दोनों एसोसिएटेड है. अगर कहीं पर प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस एप्लीकेबल नहीं होगा तो फोर्स का सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी वैलिड नहीं होगा. सपोज करो कि कोई एक चार्ज पार्टिकल ढेर सारे चार्ज पार्टिकल से इंटरेक्ट कर रहा है, तो उस एक चार्ज पार्टिकल पर जो फोर्स होगा वह सभी अलग अलग चार्ज पार्टिकल के द्वारा एक पर जो या ए पर जो फोर्स लगेगा उसका वेक्टर सम होगा, है ना. यानी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है ना, कि नेट फोर्स on a charge particle
is vector sum of all the forces acting on the particle, है ना। यानी हम ये कहें कि सपोज करो यहां पर ढेर सारा पॉइंट चार्जेस है ना, और यहां पर हमको एक चार्ज है Q0, यहां पर Q1 है, यहां Q2 है, यहां Q3 है और एंड सो ऑन यहां Qn। तो इस पर जो फोर्स लगेगा, तो सपोज कर लो यहां पर कोई Qi पार्टिकल है, तो Qi के कारण जो इस पर फोर्स लगेगा Q0 पर, इसको मैं Fi कह रहा हूं, है ना। तो यहां पर मैं कहूंगा कि फोर्स ऑन Q0 हो जाएगा F1 प्लस F2 प्लस एंड सो ऑन Fn, है ना। सारे चार्जेस के कारण जो Q0 पर फोर्स लगेगा, है ना। यानी इट इज समेशन ऑफ Fi, यानी 1/4πε0 Q0 Qi by R नॉट I का स्क्वायर R नॉट I का यूनिट वेक्टर, और इसका यहां समेशन कर देंगे। हेयर I इज फ्रॉम 1 to n, है ना। ये समेशन फॉर्म में मैंने लिख दिया। और अगर यहां पर कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो तब क्या करेंगे, सपोज करो यहां पर एक कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और यहां पर एक पॉइंट चार्ज है Q0। अब इस पर हमें फोर्स निकालना है, तो हम यहां पर एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करेंगे, ये एलिमेंट, और इस एलिमेंट का चार्ज अगर सपोज करो dq है, और यहां से इस डिस्टेंस को हम r कह रहे हैं, है ना। तो यहां पर हम सबसे पहले df निकालेंगे, डिफरेंशियल फोर्स ऑन दिस पार्टिकल, दिस इज df, और ये डिफरेंशियल फोर्स हो जाएगा 1/4πε0 dq इंटू Q0 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर r कैप। और जो टोटल फोर्स होगा इस Q0 के ऊपर, वह फोर्स कैसे निकालेंगे, अब ये सारा चार्ज इंटीग्रेट कर लेंगे। फोर्स इंटीग्रेशन में ये सारा चार्ज इस तरह से लेना है कि ये सारा चार्ज आ जाए, यानी हम इस df का इंटीग्रेशन करेंगे, तो 1/4πε0 इंटीग्रेशन ऑफ dq Q0 बाय r स्क्वायर r कैप। अब यहां पर ये एलिमेंट अलग अलग पोजीशन पे अगर लेंगे तो r भी इन जनरल अलग अलग होगा, और फोर्स का डायरेक्शन भी इन जनरल अलग अलग होगा, यानी यह भी वेरिएबल है और यह भी वेरिएबल है इन जनरल, और dq तो है ही वेरिएबल। तो ये इंटीग्रेशन परफॉर्म करने में हमें थोड़ी सी परेशानी होगी, क्योंकि हम लोग जो इंटीग्रेशन सीखे हैं वह स्केलर्स का, नंबर्स का इंटीग्रेशन सीखे हैं, जो मैथमेटिकल टूल्स हमारे पास है ना। लेकिन ये इंटीग्रेशन हम लोग वेक्टर का करेंगे, है ना। यानी हम लोग मंत्र जानते हैं बिच्छू का और हाथ डालने जा रहे हैं सांप के बिल में, सो बी केयरफुल। वहां हम लोग क्या करेंगे, रिजोल्यूशन का सहारा लेंगे। जब हम फोर्सेस को रिजॉल्व कर लेते हैं तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शंस के जो फोर्सेस जुटते हैं वो स्केलर्स और नंबर की तरह जुटते हैं, इसीलिए यहां पर रिजोल्यूशन मेथड से हम लोग इसको डील कर लेंगे। तुम पूछ सकते थे हमको कि सर यहां पर तो ओके है कि सारे पॉइंट चार्जेस हैं, ये डिस्क्रीट पॉइंट चार्जेस हैं, है ना। तो कूलम्ब्स लॉ पॉइंट चार्जेस के लिए एप्लीकेबल है, तो यहां पर ये एप्लीकेबल है। लेकिन यहां ये जो चार्ज्ड बॉडी है, ये तो चार्ज पार्टिकल नहीं है, ये तो एक्सटेंडेड चार्ज है, और ये पॉइंट चार्ज है। तो क्या कूलम्ब्स लॉ यहां एप्लीकेबल था? नहीं, डायरेक्ट नहीं था।
लेकिन इस पूरे चार्ज बॉडी का जब एक छोटा सा पार्ट हमने कंसीडर किया तो उसका बिहेवियर पॉइंट चार्ज जैसा हो सकता है ना, तब ये एप्लीकेबल हो जाएगा, है ना। ओके, तो ये हम लोगों ने देखा कि कैसे हम लोग कूलम्ब्स लॉ को एप्लीकेबल बनाते हैं, कैसे इसको हम लोग अप्लाई करेंगे, ये हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे, है ना। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, है ना। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।